हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 में हम लोग देखें कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कभी भी किसी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसके बारे में सबसे पहले पता किसको लगा, कौन डिस्कवर किए थे? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है। कुछ सालों के बाद, मतलब थोड़े बहुत सालों के बाद फिर क्या हुआ, माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट हैं, वो क्या डिस्कवर किए, दुनिया को पता चल चुका था कि हाँ करंट की वजह से, किसी भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो माइकल फैराडे क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या वो डिस्कवर किए कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 6 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है? चार्जिंग का एक मेथड पढ़े थे इंडक्शन, जिसमें विदाउट एनी कांटेक्ट क्या होता था, चार्ज इंड्यूस हो जाता था। तो उसी तरह यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट बन जाएगा। किसके वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। इसलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है कंसेप्ट, उसको समझने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हेडिंग लो, डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, total number of magnetic field lines crossing through any surface normally. It is defined as the total number of magnetic field lines crossing through any surface normally. Full stop. एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो, it is the product of area of the surface, it is the product of area of the surface and component of magnetic field normal to the plane of surface. Component of magnetic field normal to the plane of surface. लिख लिए? समझ गए? देखो बता रहे, पहले वेक्टर का कंसेप्ट लगता है, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं। किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर मतलब कि वेक्टर को कैसे स्प्लिट करते हैं। कोई भी अगर एक वेक्टर दिया हुआ इधर ए, ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है, कैपिटल ए लिख ले रहे हैं, वेक्टर ए है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब एक्स एक्सिस मान लो इसको, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा, और ये वाई एक्सिस है इधर, ठीक है, इधर एक्स है और ये वाई है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, कैसे स्प्लिट करते हैं? सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। जो भी वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, इस पैरेललोग्राम का क्या बन जाना चाहिए, डायगोनल दिखना चाहिए। तो अगर ये ए है और ये एंगल थीटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, ए साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है और 11th क्लास में भी पढ़े हैं और 12th में भी बहुत जगह देख चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर अगर है ऐसा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस में लिख देंगे। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे।
तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं ए साइन थीटा, और ये जो वेक्टर था वो हमेशा मिडिल में आएगा, सेंटर पे आएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है, चलो देखो ये कब काम आएगा। चलो देखो, ये एक सरफेस हो गया, ठीक है, ये क्या है, एक सरफेस है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मीनिंग होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह मान लो एक मैग्नेट होता, अगर एक मैग्नेट है ये, ठीक है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसका फील्ड बन रहा होगा ना, ऐसा फील्ड लाइन बन रहा होगा। इसके सामने हम ऐसे ला के सरफेस रख दिए तो क्या हो रहा होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा होगा ना, तो ऐसा क्रॉस करके निकल जा रहा होगा। तो फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस को क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस कैसा कर रहा हो, नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। देखो सरफेस अभी ऐसा है ना, तो ये प्लेन हो गया सरफेस का, और ये हो गया मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा, तो कैसा क्रॉस कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है। अच्छा नॉर्मली तो सरफेस से हुआ ना, एरिया वेक्टर किधर है इसका, उधर, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रहा एरिया वेक्टर और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो ऐसा बोलो, या तो सरफेस के परपेंडिकुलर बोल दो, नहीं तो एरिया वेक्टर के पैरेलल बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखो फ्लक्स का बात कभी भी करेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं, सरफेस जो होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि पर्टिकुलर केस कुछ है, उनको नहीं लेके डेरिवेशन करना होता है। कौन कौन, थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या किए, सरफेस ऐसा ना रख के हल्का सा ऐसा कर दिए। समझ में आया? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर, अभी बताओ अगर ऐसा सरफेस है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर और एरिया वेक्टर भी उधर है ना। लेकिन अगर सरफेस को हम अभी ऐसा सरफेस को हम ऐसा कर दें तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर था, उधर, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। चलो तो ऐसा चीज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक छोटा सा एरिया, ये सरफेस था, सरफेस ऐसा रख दिया, सीधा नहीं रखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस देख लेते हैं। एक छोटा सा सरफेस देख लिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, और ये सरफेस अगर ऐसा है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। तो नीचे ऐसा बना दें। ठीक है, क्या लिख दें, एरिया, ये पूरा सरफेस है तो सरफेस को किससे लिखते हैं, या तो एस से लिख दो, पूरा सरफेस है तो किससे लिखेंगे, एस से। अगर स्मॉल सरफेस है तो क्या लिखेंगे, डी एस, ये छोटा सा सरफेस लिया ना, डी एस, तो ये क्या हो गया, एरिया डी एस, डी एस वैक्टर। ठीक है, एरिया हो गया डी एस। इसको क्या बोलते हैं, एन कैप, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो वेक्टर ds क्या होगा, ds वेक्टर क्या होता है, ds वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ds n कैप। ds वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना एरिया है, और n कैप क्या हो गया, डायरेक्शन बताता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में। ठीक है, एरिया वेक्टर के बारे में। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना, थीटा। समझ गए? फ्लक्स का डेफिनेशन ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर। एरिया अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए था, परपेंडिकुलर होता, लेकिन अभी एरिया क्या हो गया, ऐसा ना, एरिया वेक्टर तो इधर आ गया, कुछ एंगल बन गया। तो इस केस में हम लोग देखो जहां लाइन चेंज किए वहां पे देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो तो ये एक वेक्टर है बी, है ना। अभी यहाँ पे क्या बताएं, कोई भी अगर वेक्टर होता है तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको फिर से बना ले रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा जो एरिया है ये किधर है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले बताओ, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर बी, और इधर क्या है, एन कैप है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना, थीटा डिग्री। अब देखो हम क्या बताएं, किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना है तो एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस मान लो। तो अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं इसको, तो इसको एक्स एक्सिस मान लें, तो वाई एक्सिस कौन होगा, 90 डिग्री पे होगा ना, एक्स वाई एक्सिस।
तो इधर हो जाएगा ये x एक्सिस और ये इधर y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इधर हम y एक्सिस बना ले रहे हैं, जो कि क्या हो, x और y आपस में परपेंडिकुलर दिखे, ठीक है। चलो अब हम लोग बताओ स्प्लिट करने के लिए क्या करते, क्या रूल बताए थे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, देखो है ना। और ये क्या होना चाहिए, जो वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं वो डायगोनल में आना चाहिए। तो बताओ एक पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, और इसके ये क्या है, वेक्टर बी है, और यहां से तो जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, cos थीटा आता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, sin थीटा। तो ये क्या आएगा बताओ, यहां से ये थीटा है तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक, इस जगह से यहां तक क्या बोलेंगे इसको, b cos थीटा, और ये वाला चीज को यहां इतना दूर है, ये इसके बराबर का जो ये होगा इसको क्या बोलेंगे, b sin थीटा, ठीक है, b cos थीटा b sin थीटा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है जो एरिया के परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा, एरिया कैसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो हम लोग क्या किया, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, एक पार्ट इधर और एक पार्ट ऐसा, है ना। तो कौन सा पार्ट हुआ जो सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, ये वाला ना। कौन सा कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस को नॉर्मली, मतलब कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में चला गया, b cos थीटा, और b sin थीटा तो टच करके जा रहा हो, क्रॉस थोड़ी कर रहा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये, अब पढ़ो, इट इज, जो लिखे हो ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो सरफेस के प्लेन के नॉर्मल में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आया, b cos थीटा। तो फ्लक्स जो होता है उसको लिखते हैं हम लोग, फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो होगा, तो फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो फाई ई, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई बी, तो फाई ही रहने देते हैं। तो हम लोग छोटा से एरिया से देख रहे हैं ना फ्लक्स, तो छोटे से एरिया से जो फ्लक्स आएगा उसको क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू, क्या होता है फ्लक्स, बताओ ये क्या था, एरिया था, कितना एरिया है, छोटा सा एरिया, तो या तो डी ए भी लिख सकते हो, कोई कोई बुक डी ए लिखता है, कोई कोई डी एस लिखता है, चलो डी एस लिखते हैं। तो बताओ क्या लिखे फ्लक्स का डेफिनेशन, प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, तो क्या, b cos थीटा, समझ गए। तो d फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको अरेंज कर दे, b ds cos थीटा, b ds cos थीटा। अब cos थीटा आया तो क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो d फाई का वैल्यू क्या, d फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर b डॉट ds, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला याद रखो, चलो लिख लो यहां तक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, वेक्टर E डॉट ds था, तो यहां पे क्या है, B डॉट ds हो गया। चलो देखो, ऐसा यूनिट पढ़ते हैं और डायमेंशन पढ़ते हैं, ऐसा यूनिट, बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा, किससे बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या क्या पढ़े थे, बी का ऐसा यूनिट क्या पढ़े थे, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या क्या पढ़े थे, पहला पढ़े थे टेस्ला, और दूसरा क्या पढ़े थे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, दो पढ़े थे हम लोग, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अगर हम लोग टेस्ला कंसीडर कर रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एरिया है ना ये, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो याद रखो क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर नहीं है, सिर्फ टेस्ला मीटर स्क्वायर। और क्या होगा बताओ, अगर हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर पढ़ रहे हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही भी क्या है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ वेबर। तो दोनों यूनिट याद रखो, वेबर, ठीक है। सेकंड, डायमेंशन के बारे में जाने तो, डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो डायमेंशन देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बताओ ये एरिया है,
एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L इंटू एल या L स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमने बताया था चैप्टर 4 में, यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ हम लोग ये पढ़ चुके, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा था, मैक्सिमम फोर्स यही होता है ना, आई एल बी, ठीक है। तो किसका डायमेंशन जानना चाह रहे हो, बी का डायमेंशन जानना चाह रहे हो। सबसे पहले तो बी का डायमेंशन जानना चाहेंगे, ठीक है। तो बी का डायमेंशन के लिए बी का फॉर्मूला बना लो पहले, क्या होगा, एफ बाई आई एल होगा, एफ बाई आई एल। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बाई आई एल। तो बताओ बी का डायमेंशन जानोगे तो क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। आई, आई क्या है, करंट, करंट का क्या लिखते हैं, ए, और एल लेंथ है तो एल। क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो एल से एल तो कट जाएगा, क्या आएगा, एम टी का पावर माइनस टू ए का पावर माइनस वन। तो ये हो गया किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन जानना चाहते हो, फ्लक्स का डायमेंशन जानना चाहते हो तो क्या होगा, फ्लक्स का डायमेंशन जानना चाहते हो तो फ्लक्स किससे बना हुआ है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया से बना हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या है, एम टी का पावर माइनस टू ए का पावर माइनस वन, और ये किससे मल्टीप्लाई, एरिया से, एरिया मतलब एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस। तो याद रखने डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं वो सीखो, समझ गए। डायमेंशन हो गया। और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। तो ये लिख दो, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो एक और यूनिट बताए थे इसका, बताओ सीजीएस में यूनिट क्या बताया था मैग्नेटिक फील्ड का, गॉस बताए थे ना, गॉस। उसी तरह इसका सीजीएस यूनिट याद रखो, सीजीएस यूनिट जो होता है पूछ लेता है कभी कभी स्टेट बोर्ड में, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट जो होता है इसका मैक्सवेल। ये क्रिकेटर नहीं है, साइंटिस्ट है, समझ में, मैक्सवेल लिखते हैं इसको mx, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन था, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस था। उसी तरह यहाँ भी रिलेशन याद रखो, 1 वेबर, एक वेबर में 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है। आपस में ये लोग भिड़ते रहते हैं, ठीक है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। चलो अब लिखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईएमआई, ठीक है। चलो लिखो, जल्दी से लिखो। इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मीन्स वोल्टेज समझो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझो, ठीक है। इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, ब्रैकेट में लिख दो, और इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज बना है और सर्किट क्लोज रहेगा तब तो करंट बन ही जाएगा, समझ में आया ना। इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट in a coil whenever the magnetic flux linked with the coil, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, लिख लिए, whenever the magnetic flux linked with the coil changes। देखो क्या मतलब है, LINKED लिंक्ड, ठीक है। देखो अगर यहां पर हम एक कॉइल रख दें, ऐसा कॉइल बना सकते हो बहुत सारे टर्न का, ठीक है। और यहां से हम ऐसे कनेक्ट करके एक मैग्नेट इधर बगल में रखे हुए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बहुत सारा टर्निंग का कॉइल एक बना हुआ है, ठीक है, एक मैग्नेट रखे हुए। और यहाँ पे बताओ करंट को डिटेक्ट करना है ना, करंट बनता है कि नहीं बनता है इसको डिटेक्ट करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे क्या करंट कर दे, एक
गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कॉइल का अगर ऐसा है टर्निंग तो प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन हो गया। और उधर से हम क्या कर रहे हैं बताओ, मैग्नेट को मूव करके, मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर एक कॉइल ऐसा है तो इसका सरफेस क्या हुआ, ये प्लेन हो गया ना ये, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल समझ लो, वो साउथ पोल। तो इससे बताओ फील्ड बन रहा होगा ना। और यहाँ पे हम कॉइल रखे हैं तो बताओ फील्ड क्रॉस कर रहा ना एक एरिया को, तो बोल सकते हैं ना इस कॉइल में क्या लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने से करंट बन जाएगा। स्टेटमेंट पूरा अच्छे से पढ़ो। व्हेनेवर लिंक्ड विथ द कॉइल चेंजेस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज मतलब बदलते रहेगा तभी करंट बनेगा, अगर बदलेगा नहीं तो करंट नहीं बदलेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, तुम बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या तो एरिया चेंज कर दो, या तो एंगल चेंज कर दो। तो हम तो जो कॉइल लिए उसका एरिया तो ऐसा नहीं खोल के बड़ा कर दे, खोल के छोटा कर दे, ये नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट अगर बहुत नजदीक है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, और नजदीक ला दिए स्ट्रेंथ और ज्यादा, तो बदला ना, और दूर ले जाएंगे तो घटेगा। एरिया को नहीं चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने का, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का 3 तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, या फिर ये एंगल चेंज कर दो। तो हम लोग चेंज क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें इंडक्शन होता है। तो करते क्या है, देखो अभी अगर तुम, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में 0.0 पे शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे 0। अगर तुम ये मान लो नॉर्थ पोल से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इसको अगर ऐसे मूव करके सामने लाएंगे तो बताओ तो क्या होगा, इस कॉइल में जो फ्लक्स का लिंकेज है वो चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, इसमें करंट बन जाएगा। तो करंट बनेगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। अगर इसको दूर ले जाएंगे तब भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स का मतलब ही होता है फील्ड किसी एरिया को क्रॉस कर रहा हो। तो फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर दूर ले जाएंगे तो, तब भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसी चीज को हम लोग अभी एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि कैसे ये होता है। समझ में आया ना, ठीक है, चलो इसको बना लो जल्दी से। तो देखो एक गैल्वेनोमीटर जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको हम एक कॉइल के थ्रू कनेक्ट करके रख दिए हैं, ठीक है। माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था कि कभी भी हम किसी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसको चेंज करें तो उसमें क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मैग्नेट को बस यहाँ पे ऐसे रख दें तो बताओ फ्लक्स का लिंकेज है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इससे नॉर्थ पोल से निकल रहा होगा, साउथ पोल यहाँ क्रॉस कर ही रहा होगा। लेकिन क्या फ्लक्स का लिंकेज होने से बन जाता है क्या, नहीं, फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा। तो चेंज कैसे होगा, मूव करने से। देखो इसको मूव करेंगे, बना करंट, बना, इसको मूव करें, इसको मूव करें, इसको दिखा करंट बनता हुआ, दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया, ठीक है।